फिल्म की शुरुआत होती है डरावनी जंगल से, जहाँ एक आदमी डरा हुआ भाग रहा था। उसके हाथ में गन भी थी। जहाँ तभी आकर एक वेम्पायर उसे काट लेता है, जिसके बाल नहीं थे और काफी डरावना लग रहा था क्योंकि बड़े बड़े खौफनाक दांत थे। वेम्पायर इन इंसानों का खून पीने वाली। अब इससे पहले कि वेम्पायर उसका सारा खून पी जाता, तभी यहाँ सूरज निकल आता है, जिसमें जलने से वो वेम्पायर जलकर राख बन जाता है। अब उसका तो खात्मा हो गया था, पर उसके काटने की वजह से ये आदमी भी अब एक वेम्पायर बन गया था, क्योंकि सूरज की रोशनी इसे भी जला रही थी। तब अपनी जान बचाने के लिए वो चादर ओढ़कर वहाँ से भागता है और एक शेड में आकर छुप जाता है, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हम एक लड़के स्टैन को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम जगाने के लिए आई थी नाश्ता करने के लिए। वो नाश्ता कर ही रहा था कि तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अचानक उसकी मॉम की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके सारे बाल उतर गए थे, साथ ही चेहरा भी काला पड़ने लगा था। 25 सेकंड्स में उसकी पूरी फैमिली मारी गई। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि स्टैन का बुरा सपना था, पर हकीकत में भी उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। उसने जैसे देखा वैसे उसके माँ बाप की मौत हुई और अब वो अपनी दादा के साथ उनके घर पर ही रहता है। पर फौजी होने की वजह से वो थोड़ा सख्त थे, इसीलिए उनका बर्ताव स्टैन के साथ अच्छा नहीं था, तो ये भी उन्हें खास पसंद नहीं करता था। अब हर रोज की तरह वो स्कूल के लिए निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि वो शेड जहाँ वेम्पायर आदमी छुपा है, वो स्टैन के घर के बाहर ही। रास्ते में उसके स्कूल की शरारती बच्ची उसका ध्यान भटका देती है। वो साइकिल पर था, इसीलिए एक पुलिस ट्रक में जाकर लगता है, जिसमें एक ऑफिसर और एक शेरिफ थी। उस पर दोनों को काफी गुस्सा आता है। बाहर आकर ऑफिसर स्टैन को कहता है कि अब तो तुम्हें छोड़ रही है, पर आगे से कोई छूट नहीं दी जाएगी। स्कूल में तीनों शरारती लड़के स्टैन के दोस्त को भी परेशान कर रही थी। फिर तभी यहाँ स्टैन आकर उसे बचा लेता है। इन लोगों की लड़ाई होने लगी थी, क्योंकि ये सिर्फ आज का ही नहीं रोज का काम था। उनकी लड़ाई बढ़ती कि तभी यहाँ टीचर आकर उन्हें अलग अलग कर देते। यही हम एक लड़की रॉक्सी को देखते हैं, जो पहले स्टैन की ये दोस्त थी, पर उसे छोड़कर अब वो शरारती ग्रुप के साथ मिल गई है। ये अभी भी उनके साथ ही है, जबकि वो लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। स्टैन और उसका दोस्त थोड़ा एंजॉय करने के लिए बाहर आ गए थे, जिस बीच उसका दोस्त रॉक्सी को लेकर मजाक में कोई गलत बात कर देता है, जिस बात से स्टैन चिढ़ जाता है, क्योंकि वो रॉक्सी को पसंद करता था। नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम एक नंबर के पागल डरपोक इंसान हो। पैसे गाड़ी की लालच में वो तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम अभी भी उसके पीछे पागल हो। तब स्टैन कहता है कि मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारने का सबको हक होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो घर जाकर भी रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके दादाजी उसे बुला लेते हैं घास काटने के लिए। तो वो अपने डॉग को बाहर लाता है बांधने के लिए। जहाँ तभी अचानक डॉग का बर्ताव बदल जाता है, क्योंकि वो लगातार शेड की तरफ देखकर भौंके ही जा रहा था। स्टैन को गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो चेक करने शेड के अंदर जाता है, जहाँ उसे इंसानी दांत मिलते हैं, जो सिर्फ वेम्पायर आदमी के थे, क्योंकि अब वो भी पूरी तरह ही वेम्पायर बन गया था। फिर पीछे से आकर वो स्टैन पर हमला कर देता है, लेकिन खिड़की के जरिए जैसी धूप अंदर आती है, वो जलने लगा था। स्टैन को छोड़ देता है। मौका देकर वो भागकर बाहर आ गया था और इस तरह से उसकी जान बच पाती है। स्टैन उसे धमकी देने लगता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं अपना डॉग तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। धमकी के बावजूद भी जब वो बाहर नहीं आता, तो स्टैन अपना डॉग छोड़ ही देता है, जो भाग भागकर शेड के अंदर चला जाता है। अब वो गया तो ठीक ठाक ही था, पर वापस उसका सर ही आता है, जो देखकर स्टैन एकदम काफी डर जाता है, क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, बल्कि कोई बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए वो हथियार लेने घर के अंदर जाता है, जहाँ उसके दादा उसे रोककर डॉग के बारे में पूछते हैं। तब स्टैन उन्हें सारी बात बता देता है कि वहाँ शेड में कोई राक्षस, कोई जानवर है, उसने हमारे डॉग को मार डाला है। पर उसके दादा को जरा भी यकीन नहीं होता। पर जब वो चेक करने बाहर जाते हैं, तो अपने डॉग का कटा हुआ सर देखकर यकीन उनको हो चुका था। उन्हें गुस्सा आ गया था, इसलिए स्टैन के मना करने के बाद भी वो शेड में चले ही जाते। अगले ही पल जमीन पर आके गिरते हैं, जिनकी पीठ पर वेम्पायर ने हमला कर दिया था, क्योंकि खून निकल रहा था। स्टैन उन्हें बचाने के लिए काफी जोर लगाता है, पर वेम्पायर काफी ताकतवर था, खींचकर उन्हें अंदर ले ही जाता है। वो फिलहाल जंजीरों से पूरे शेड को बंद कर देता है, सील कर देता है, क्योंकि उसे क्या करना चाहिए ये बात समझ नहीं आ रही थी। पुलिस को वो बता नहीं सकता था, क्योंकि वो उल्टा इसी जेल में बंद कर देगी। रात को जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तो तभी कोई उसका दरवाजा खोलने लगता है, जो नहीं खुलता क्योंकि लॉक था। फिर शेड से वेम्पायर उसे बुलाने लगता है और वो भी हिप्नोटाइज होकर शेड की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो शेड का दरवाजा खोलता है, वेम्पायर एकदम उस पर झपट पड़ता है, लेकिन तभी चौंक कर उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि ये बस उसका बुरा सपना था। अगले दिन स्कूल में वो सब बुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके पास से रॉक्सी गुजरती है। वो स्टैन को उदास देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं और अपने पुराने वक्त को याद कर रही थी कि तभी यहाँ उन्हें परेशान करने के लिए शरारती ग्रुप का लीडर मार्बल आ जाता है। वो रॉक्सी को चिढ़ाने लगता है कि तुम एक बुज़दिल डरपोक इंसान के साथ बैठी हुई हो।
अब उनके जाने के बाद तभी यहाँ स्टैन का दोस्त आ जाता है, जिसे देखकर रॉक्सी वहाँ से जा चुकी थी। तब स्टैन अपने दोस्त पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने आकर सारा काम खराब कर दिया, हमारी बनती बात बिगाड़ दी और मैं उसे शर्ट के बारे में भी नहीं बता पाई। ये बात करके दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, पर बदकिस्मती से स्टैन के दोस्त को मार्बल और उसके शरारती दोस्त मिल जाते हैं, जो उसे पकड़कर काफी बुरी तरह मारने लगते हैं। उधर स्टैन वैम्पायर का सामना करने के लिए एक बैट लेकर जाता है। वो बहुत हिम्मत बहादुरी से गया होता है, पर एकदम से शर्ट का दरवाजा तोड़कर वैम्पायर जैसे उसे पकड़ता है। वो काफी डर गया था, लेकिन धूप निकल रही थी जो जैसे वैम्पायर के हाथों पर पड़ती है वो जलने लगता है। स्टैन को छोड़ देता है और कुछ इस तरह से उसकी जान बच पाती है। वो अभी इस सदमे से बाहर नहीं आया था कि तभी उसका दोस्त भी बेचारा यहाँ आ जाता है मार खाकर। काफी मारा हुआ था उन लोगों ने उसे काफी गुस्सा आया हुआ था, इसलिए स्टैन से पूछता है कि बताओ शर्ट के अंदर क्या है जिसकी तुम बात कर रही थी। तब स्टैन उसे सारी बात तो बता देता है, पर उसे फिर भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर ये सच है तो साबित करके दिखाओ। वो ये कहकर शर्ट की तरफ बढ़ जाता है कि मैं भी तुम्हारा वो मॉन्स्टर देखना चाहता हूँ। वो जैसे उसका भयानक चेहरा देखता है उसे यकीन हो जाता है, वो डर भी गया था। जिसके बाद दोनों दोस्त मिलकर लकड़ियाँ लगाकर दरवाजे की उस छेद को बंद कर देते हैं। स्टैन उसे कहता है कि मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि ऐसा करते हैं उन शरारती लड़कों को यहाँ लाकर बंद कर देते हैं, जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, साथ ही आगे से किसी को परेशान भी नहीं करेंगे क्योंकि जिंदा ही नहीं बचेंगे। स्टैन उसे कहता है कि तुमने कितनी आराम से खून की उन्हें मारने की बात कर दी, जबकि मेरा ऐसा कोई ख्याल था ही नहीं और हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। दरअसल स्टैन का दोस्त बदले की आग में पूरा पागल होता जा रहा था, जो कोई अच्छी चीज नहीं थी। स्टैन को भी डर लगने लगा था कि कहीं ये किसी को वैम्पायर के बारे में बता न दे, पर उसका दोस्त भरोसा दिलाता है कि बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। रात को स्टैन एक फिल्म देख रहा होता है जिसमें वो ये तरीका सीखना चाह रहा था कि वैम्पायर को कैसे मारा जाए। उसे तब 3 तरीके पता चलते हैं। पहला, उसे धूप में जलाकर मारना, दूसरा उसके दिल को खत्म करना और तीसरा उसके सर को काटकर जिस्म से अलग करना। फिल्म देखते देखते ही वो सो जाता है। जिस बीच दीवार पर लगे पोस्टर में से एक लड़की निकलकर उसके पास आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि रॉक्सी थी। स्टैन की आँख खुल गई थी। उसे देखकर वो अभी हैरान हो ही रहा था कि तभी रॉक्सी खतरनाक वैम्पायर में बदलकर एकदम उसे काट लेती है, जिससे एक बार फिर डरकर उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि ये उसका बुरा सपना था। बाहर जाने के लिए वो जैसे जूता पहनने लगता है तो तभी उसकी नजर बेड के नीचे जाती है जहाँ वो वैम्पायर छुपा हुआ था, जो स्टैन पर झपट पड़ता है, जिससे दोबारा उसकी आँख खुल जाती है और हम समझ गए कि ये भी उसका सपना था और अब जाकर वो सच में जागा है। इससे साफ जाहिर था कि वो जागते हुए भी परेशान रहता है और सोते हुए भी। डर की वजह से वो चाकू अपने साथ लेकर ही सोया हुआ था, जिसका कट उसके अपने चेहरे पर ही लग जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसीलिए एक सुराख करने वाली मशीन लेकर वो शर्ट की छत पर छेद करने लगता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए और वैम्पायर को जलाकर मार दे। लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करने से पहले वो दोबारा घर के अंदर आता है, जहाँ उसके घर के बाहर शरीफ आ जाती है उसकी दादा को ढूंढने के लिए। स्टैन शरीफ को वहाँ से भेजने के लिए झूठ बोल देता है कि मेरी दादा अभी घर पर नहीं है, जो सुनकर शरीफ को शक होने लगता है क्योंकि उनकी गाड़ी तो घर के बाहर ही खड़ी थी। वो फिर स्टैन से एक फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है आई एम सॉरी, मैं उस फैमिली को भी नहीं जानता। जिस बात से वो और भी शक में बढ़ जाती है क्योंकि वो फैमिली उसके घर के बहुत ही पास रहती थी। उस फैमिली के जानवरों को कोई मार रहा था। कातिल को ढूंढने के लिए उस फैमिली का हेड जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया, जिससे हम समझ पाते हैं कि शुरुआत में हमने जिस आदमी को देखा था जो जंगल में डरा हुआ भाग रहा था, वो दरअसल उस फैमिली का हेड ही था, जो वैम्पायर बनने की वजह से स्टैन की शेड में ही छुपा हुआ है। उसे स्कूल से देर हो रही थी तो किसी भी बात का वो ठीक से जवाब नहीं देता। शरीफ उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ सकती हूँ, जिस पर मजबूरन स्टैन को मानना ही पड़ता है। लेकिन जाते जाते शरीफ उसके दादाजी की छड़ी देख लेती है जो जमीन पर गिरी हुई थी। स्कूल आकर स्टैन रॉक्सी से मिलता है, जो उससे पूछती है कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, सब ठीक तो है। उनकी बात के दौरान ही मार्बल वहाँ आकर रॉक्सी को फिर से चिढ़ाने लगता है। उसने आज हद ही पार कर दी थी, जो चीज स्टैन से बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो मार्बल को मुक्कों से मारने लगता है। वो मार मार कर उसे नीचे गिरा देता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सबके सामने उसकी अकड़ निकल जाती है। स्टैन को उस पर इतना गुस्सा था कि वो उसे मारता ही जा रहा था। अब इससे पहले कि वो मार्बल को जान से खत्म करता, टीचर यहाँ आकर उसे रोक लेती है और गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे बर्ताव से पहले ही काफी परेशान हूँ, लेकिन आज तो तुमने हद ही पार कर दी। अब मैं तुम्हारे दादा के साथ मीटिंग करके सब कुछ बता दूंगा। वो फोन नहीं उठा रही तो तभी मैंने शेरिफ को भेजा है उन्हें लाने के लिए। ये सुनकर स्टैन एकदम काफी घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो शर्ट तक पहुँच गई तो बहुत बुरा होगा। तो वो बगैर सोचे समझे वहाँ से भागकर घर के लिए निकल जाता है और उसके पीछे पीछे मार्बल भी। उधर दरवाजा किसी ने नहीं खोला
बोला तो शेरिफ शेड की तरफ बढ़ी और जब उसने देखा कि उसे तो अच्छे से सील किया हुआ है तो वो समझ जाती है कि अंदर जरूर कोई ना कोई तो है। तभी इधर स्टैन दिया जाता है जिस पर फौरन शेरिफ गन तान देती है। हालांकि वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है पर वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। स्टैन की लाख मना करने के बाद भी वो दरवाजा खोल देती है जिसके अंदर से फौरन वेम्पायर बाहर आकर उसे सजा देता है, उसके गले पर काट कर। वेम्पायर फिर उसका वो हाथ भी उखेड़ कर जिसमें से अलग कर देता है जिसमें गन थी। वो खींच कर फिर शेरिफ को तो घर के अंदर ले जाता है जबकि उसका हाथ वहीं बाहर ही गिर गया था। अभी स्टैन सदमे में ही था कि तभी उसकी परेशानी और बढ़ाने के लिए यहाँ मार्बल आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ जो तुमने सबके सामने मुझे पीटा। स्टैन उसे कहता है देखो यहाँ एक और काफी बड़ी मुसीबत है तो प्लीज अभी सही वक्त नहीं है। पर मार्बल उसकी एक नहीं सुनता और उस पर हमला करके उसे मारता ही जा रहा था। तब उसे बचाने के लिए वहाँ स्टैन का दोस्त आ जाता है जिसने शेरिफ की गन उठा ली थी। उसे देखकर मार्बल थोड़ा डर जाता है क्योंकि बेशक वो थोड़ा डरपोक है, इतना चालाक नहीं है, पर पागलपन के मामले में वो सबसे आगे है। स्टैन उसे रोकने की कोशिश करता है जिसके जवाब में वो कहता है कि अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मारने में देर नहीं करूंगा क्योंकि इतने सालों से मुझ पर ये लोग जुल्म कर रहे हैं जिसका बदला मैंने आज लेकर ही रहना है। वो फिर गन पॉइंट पर मार्बल को शेड के अंदर जाने का कहता है। अंदर जाने से पहले मार्बल की नजर कटे हुए हाथ पर पड़ती है। अब उसे देखकर वो डर तो गया था लेकिन शेड के अंदर तो उसे जाना ही था। वो जैसे अंदर जाता है वेम्पायर उसे खींचकर उस पर हमला कर देता है। इस वजह से स्टैन अपने दोस्त पर काफी गुस्सा करने लगता है कि तुमने क्या किया, एक भी कसूर की जान ले ली। बेशक वो मासूम नहीं है पर उसने इतना बड़ा भी गुनाह नहीं किया था कि उसे मार ही डाला जाए। अब उनकी हाथापाई में वो स्टैन को गन से मारकर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने रॉक्सी को पाता है। कटे हुए हाथ को देखकर रॉक्सी के जहन में भी कई सारे सवाल उठते हैं पर उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वो एक हथियार लेकर शर्ट के अंदर जाता है चेक करने के लिए, जहाँ उसे मार्बल की लाश दिखती है जिसे उसके दोस्त ने ही पकड़ा हुआ था, जो काफी डरावना लग रहा था क्योंकि अब वो भी वेम्पायर बन चुका था। स्टैन उसे पूछता है कि वो वेम्पायर जो यहाँ पर था कहाँ गया है। तब उसका दोस्त जवाब देता है कि फिलहाल तो वो चला गया पर तुमसे अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। इसी बीच यहाँ रॉक्सी भी आ जाती है। उसे देखकर जैसे स्टैन का ध्यान भटकता है उसका दोस्त उस पर हमला कर देता है पर मौका पाकर स्टैन एक लकड़ी उसके जिस्म में घुसाकर बाजू उसका धूप में कर देता है जिससे वो थोड़ा जल गया था। धूप जैसे उसके पूरे जिस्म पर पड़ती है वो जलने लगा था और दूर जाके गिरता है। स्टैन को लगता है कि शायद वो मर गया होगा इसलिए बाहर आकर वो रॉक्सी को संभालता है। उसके पीछे पीछे स्टैन का दोस्त भी आ गया था क्योंकि ये सब करके उसे पछतावा हो रहा था लेकिन इसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी। वो जलने लगता है इसलिए स्टैन उस पर कपड़ा डाल देता है ताकि उसकी जान बच सके लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ चुका था क्योंकि काफी जल गया था। अब ये मसला तो हल हो गया था पर असली मसला अभी बाकी था और वो था पहला वेम्पायर। उसका सामना करने के लिए दोनों ने पूरी तैयारी कर ली थी जो वो कर सकते थे, जैसे कि पूरे घर को अच्छे से सील कर देते हैं, बहुत सारी नौकदार लकड़ियाँ बना ली थी, साथ ही दोनों गाड़ियों को भी छुपा दिया था ताकि किसी को शक न हो। अब जैसे ही रात होती है ये दोनों उसका खात्मा करने के लिए तैयार बैठी थी कि तभी दरवाजे पर मार्बल के दोनों दोस्त आ जाते हैं। अब इस तरह से उनका प्लान खराब हो गया। हालांकि ये दोनों उन्हें समझाते भी हैं कि निकल जाओ यहाँ से पर वो उनकी एक नहीं सुनते और फिर तभी यहाँ वो वेम्पायर आ ही जाता है जिसे मार्बल के एक दोस्त ने देख लिया था। उसका दूसरा दोस्त बात नहीं मान रहा था इसीलिए वो खुद ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है पर वेम्पायर उसे ऊपर खींचकर काफी बुरी मौत देता है क्योंकि उसका सारा ही खून वो निचोड़ चुका था। अब ये देखकर मजबूरन उन्हें दरवाजा खोलकर मार्बल के दूसरे दोस्त को अंदर लाना ही पड़ता है पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर का दरवाजा बंद करना रॉक्सी भूल गई थी और अब वेम्पायर ऊपर आकर वहाँ घूमने लगता है। ये तीनों प्लान बनाते हैं कि हमें ऊपर जाकर उसे खत्म कर देते हैं। अपने अपने हथियार लेकर ये ऊपर आते हैं और वेम्पायर को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि तभी मार्बल के उस दोस्त के सामने उसका दूसरा दोस्त आ गया था जो अब खुद भी वेम्पायर था। वो अपने इस दोस्त पर हमला करके इसे भी वेम्पायर बना देता है। रॉक्सी कमरे में जाकर तस्वीरें देखने लग जाती है। पीछे से मार्बल का वेम्पायर दोस्त आकर उसे पकड़ लेता है। उसकी आवाज सुनकर स्टैन जैसे ही जाता है तो बीच में मार्बल के दोनों वेम्पायर दोस्त आ गए थे। तो वो जल्दी से एक कमरे में जाकर उसे लॉक कर लेता है और गन लोड करने लग गया था ताकि उनके सर उड़ा सके। इसी बीच मार्बल के दोनों वेम्पायर दोस्त भी जबरदस्ती अंदर घुस रही थी जिस चीज का फायदा उठाकर स्टैन एक ही गोली से दोनों को ढेर कर देता है क्योंकि गोली उसने पहले वाले के मुंह में मारी थी जो आर पार होकर पिछले वाले के सीने में जाकर लगती है। इस तरह से एक का सर फटकर जिस्म से अलग हुआ था जबकि दूसरे का दिल। उधर वेम्पायर जैसे रॉक्सी को काटने वाला होता है कि तभी यहाँ स्टैन आ जाता है जिसने वेम्पायर पर गन तानी हुई थी पर वो इतना तेज था कि एक ही झटके में स्टैन के पास आकर गन उसे छीनता है और दूर फेंक देता है। तब स्टैन एक कुल्हाड़ी उठाकर उसके कंधे पर दे मारता है पर इससे भी वेम्पायर को ज्यादा कुछ नहीं होता। वो स्टैन पर भारी पड़ के उसे मार ही रहा था कि बीच में रॉक्सी आकर उस पर गन तान देती है। उसे देखकर वेम्पायर स्टैन को पीछे फेंक देता है और रॉक्सी की तरफ बढ़ने लगता है तो वो गोली उस पर चलाती भी है लेकिन कुछ नहीं होता। उसे बचाने के लिए स्टैन एक चाकू वेम्पायर की तरफ
फेंकता तो है पर वो आकर रॉक्सी को ही लग जाता है क्योंकि वेम्पायर पीछे हट गया था। वो दोबारा से स्टैन को पकड़ लेता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी रॉक्सी कुल्हाड़ी लेकर उसका सर जिस्म से अलग कर देती है, जिससे अब जाकर इस शैतान की मौत होती है। जिसके बाद वो इस पूरे ही शेड को जला देते हैं सारे वेम्पायर्स की लाशों को इसके अंदर रखकर। वो दोनों बहुत खुश थे। कहानी इधर ही खत्म हो जाती। तो शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर चार्ली को दिखाने से, जो प्रोफेसर है और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है, ऑनलाइन क्लासेस देता है, लेकिन हमेशा वो अपना कैमरा बंद रखता है क्योंकि वो जानता है कि अगर लोगों ने मेरी शक्ल और जिस्म देख लिया तो सब डर जाएंगे, क्योंकि उस बेचारे का वजन काफी बढ़ गया था। और आज भी जब वो क्लास दे रहा था तो अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है। उसे लगता है कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, इसीलिए पास रखे हुए कागज को उठाता है जिस पर एक ऐसी मजमून लिखा हुआ था और उसे पढ़ने लगता है। तभी बाहर से एक लड़का अंदर आता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली उसके हाथ में वो ऐसी देकर कहता है कि इसे जोर जोर से पढ़ो। तो वो लड़का भी बिना सोचे समझी पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि चार्ली को लग रहा था कि वो मरने वाला है, पर वो शांत हो गया था। दिल की धड़कनें भी ठीक हो गई थी। उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है मैं चर्च की तरफ से आया हूँ, एक प्रीस्ट हूँ और गॉड की मैसेज हर घर में पहुँचाता हूँ। और वैसे ये बताएं आपने मुझे ये ऐसे पढ़ने को क्यों कहा। चार्ली जवाब देता है कि ये एक काफी अच्छा और मेरा पसंदीदा ऐसे है, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ तो आखिरी बार सुनना चाह रहा था बस। उनकी बातें चल ही रही थी कि तब यहाँ एक औरत आती है जो चार्ली की दोस्त है और यही उसकी देखभाल भी करती है। आते ही वो उसका चेकअप करने लगती है, जिसमें चार्ली का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था। वो टेंशन में आ जाती है ये सोचकर कि अगर जल्दी से हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो ऐसे ही बहुत जल्द मर जाएगा। वो चार्ली को समझाने लगती है कि प्लीज चले जाओ हॉस्पिटल, जिसके लिए वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी उसकी नजर प्रीस्ट पर जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। वो अपने बारे में बताता है, साथ ही वो अपने चर्च का नाम भी बताता है। जो सुन वो चर्च आती है, कहती है कि मुझे उस चर्च से नफरत है क्योंकि उस चर्च के लोग ये झूठे दावे करते हैं कि हम लोगों की जान बचाएंगे, उनकी मदद करेंगे, और अब की बार भी वो यही ड्रामा कर रही है कि हम चार्ली की जान बचाएंगे। प्रीस्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है, हम सच में चार्ली की जान बचाना चाहते हैं, गॉड का मैसेज उस तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उसे भी समझ लग जाए कि गॉड क्या कहना चाहते हैं और फिर उस हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजारे। वो कहती है कि बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ना मुझे और ना ही चार्ली को इन बातों पर यकीन है। चर्च से तो हम दोनों सख्त नफरत करते हैं क्योंकि वहाँ से चार्ली को बस दुख ही मिले हैं। दरअसल चार्ली का सबसे खास दोस्त वही रहा करता था। वो और चार्ली एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन जब एक दिन उसके दोस्त की मौत हुई तो चार्ली ने टेंशन लेकर अपनी ऐसी हालत कर ली, उसे खतरनाक बीमारी हो गई। इस तरह चर्च से उसे इतना बड़ा दुख मिला। अब ये बातें सुनकर प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसकी दोस्त बहुत जल्द उसे समझ लग जाती है कि चार्ली को भूख लगी है, तो वो उसके लिए चिकन से भरी हुई बकेट लाती है जो उसे बहुत पसंद थी और मजे लेकर वो उसे खाने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है। आधी रात को भी फिर चार्ली वो ऐसे पड़ता है और फिर कपड़े उतार कर अपनी वॉकर लेकर कमरे की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ हम पहली बार उसके जिस्म को देखते हैं जो काफी बड़ा है और हर जगह से फैला हुआ है, जिस वजह से उसे चलने फिरने यहाँ तक कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। वो जैसे बिस्तर पर लेटता है हम उसकी आंखें लेकर समझ जाते हैं कि वो कितना दर्द में है। अगली सुबह जब वो जागता है तो इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी बीमारी के बारे में सर्च करता है। सारी चीजों को पढ़ के वो जान गया था कि मैं बस कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी नुकसानदेह चीजें खाने से बाज नहीं आता। दराज से चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है, मगर अच्छे काम भी वो नहीं छोड़ता, जैसे कि साफ सुथरा रहने के लिए शेव करता है और चिड़ियों के लिए खाना डालता है। ये सब करने के बाद अपनी जगह पे आके बैठ गया था। तभी दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आती है जो दरअसल उसकी बेटी थी। इसका नाम एली था। एली जब 8 साल की थी तो चार्ली ने अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ दिया क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ रहना पसंद करता था, अपनी वाइफ के साथ जरा भी खुश नहीं था। और बस तभी से उसकी बेटी उससे नफरत करती है, उसे देखना तक नहीं चाहती क्योंकि बार बार उसे इस बात का एहसास होता है कि मेरे डैड ने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी सख्त जरूरत थी। लेकिन कभी कभी वो यहाँ आती है और हर बार अपने डैड से बदतमीजी से बात करती है, मगर चार्ली कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानता। आज भी वो एक के बाद एक उससे बदतमीजी कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को मनाने के लिए कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी बेटी तुम रोज यहाँ आओ, मेरे पास ही रहो क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इस पर वो जवाब देती है कि मैं हर रोज यहाँ नहीं आ सकती, मेरी पेपर्स आने वाली है और इंग्लिश पेपर की मुझे सबसे बड़ी की टेंशन है। चार्ली बोलता है कि मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा पेपर्स में क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, बस तुम आती रहना। ये बात सुनकर भी उसको तरस नहीं आता, वहाँ से जाने लगती है। तब चार्ली बोलता है कि अगर तुम रोज आती रही तो मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मैं वो सारे तुम्हें दे दूंगा, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा डॉलर्स हैं। ये बात सुनकर वो चुप हो गई थी, सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये एक काफी बड़ी रकम थी। फिलहाल हाँ वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि अभी वो नाराज है। अब अपने डैड को मजीद परेशान करने के लिए दरवाजे पर आती है और कहती है कि अगर आप चाहते हैं मैं रोज आपसे मिलने आऊँ तो अभी बगैर वॉकर का सहारा लिए पैदल चलकर मेरे पास आए। ये भी चार्ली अपनी बेटी के लिए करने को मान जाता है, जबकि वो जानता था कि ऐसा नहीं होगा। वो पूरी ताकत लगा के खड़ा होने की काफी कोशिश करता है पर बेचारा नीचे गिर गया था, जो देखकर एली यहाँ से निकल जाती है।
चार्ली की दोस्त घर में आई। उसका चेकअप करने के बाद सफाई कर रही थी तो उसे एली का लिखा हुआ ऐसे मिलता है। वो समझ गई थी कि यहाँ उसकी बेटी आई थी और पढ़ाई में चार्ली उसकी मदद कर रहा है। वो उसे डांटती है कि तुम भूल गए जब तुम्हारी डिवोर्स हुई थी तब क्या हुआ था। अपनी बेटी से तुम नहीं मिल सकते, ऐसी तुम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चार्ली कहता है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बेटी से हर हाल में मिलना है। जो बात सुनकर उसकी दोस्त चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो चार्ली को बर्गर खाने के लिए देती है जिसका एक टुकड़ा उसके गले में अटक गया। उसका दम घुटने लगता है जो देखकर फौरन उसकी दोस्त गले पर थपथपाती है। तब टुकड़ा निकलने से उसकी जान बच पाती है। इस वजह से वो चार्ली से नाराज हो गई। गुस्से में उसे कहती है कि अगर तुम्हें मरना है तो शौक से मरो, पर मेरे सामने न मरना। लेकिन कुछ देर बाद गलती का एहसास होने पर वो चार्ली से माफी मांगती है और बर्गर दोबारा उसे खाने को देती है। अब ऐसे चार्ली की जिंदगी गुजर रही थी। हर रोज वो ऑनलाइन क्लासेस देता था जिसमें बहुत प्यार से पढ़ाया करता था, पर आज क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी पुरानी तस्वीर देखता है जिसमें उसका वो करीबी दोस्त भी था। चार्ली उसे याद करने लगा और उस कमरे में जाने लगता है जहाँ वो रहा करता था। दरवाजे पर ताला था। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है चाबी नीचे गिर जाती है जिससे अब वो नहीं उठा पाएगा। हालांकि वो काफी कोशिश करता भी है लेकिन चाबी नहीं उठा पाता तो हार मान के वापिस आ जाता है। अब वादे के मुताबिक आज भी एली उसे मिलने आती है। तब बहाने बहाने से चार्ली उसे बात करता है। काफी खुश नजर आ रहा था। वो उसे साथ साथ बता भी रहा था कि तुमने ऐसे में कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। जिस दौरान वो ये भी पूछ लेता है कि अपनी मोम को सुनाओ, ठीक है वो। जो सुनकर एली चिढ़ गई। पूछती है कि आखिर आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कभी एहसास हुआ इस बात का कि हमें आपने अकेला कर दिया था और कभी मुड़कर हमारी तरफ देखा तक नहीं। आप एक नंबर के मतलबी खुदगर्ज इंसान है। अपने दोस्त की खातिर हमारे साथ ये सलूक किया। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास है क्योंकि आपकी ऐसी हालत आपके दोस्त की वजह से हुई है, न कि हमारी वजह से। तो मुझे आप पर जरा भी तरस नहीं आता। इतना कुछ सुन के भी चार्ली उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और बस इतना कहता है कि तुम मेरे लिए एक ऐसी लिख दो कि ज्यादा नहीं कुछ लाइन, तब तक मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो वॉशरूम में चला जाता है और फूट फूट के रोने लग गया था क्योंकि आज उसे आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। ये चीज एली ने भी महसूस कर ली थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रीस्ट आया था और जब एली को ये बात पता चली कि वो चर्च से आया है तो वो उसे कहती है कि मैं कल दोबारा आऊंगी, तुम भी आना, मैंने तुमसे बात करनी है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब प्रीस्ट चार्ली को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उसे अच्छी बुरी बातें बताने लगता है। इस पर चार्ली का जवाब ये था कि मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। वो उसी कमरे के पास आता है। नीचे गिरी हुई चाबी उठवाकर कमरा खुलवाता है। ठीक इसी वक्त चार्ली की दोस्त भी आ गई थी। प्रीस्ट को देखकर कहती है कि ये लड़का दोबारा इधर क्या कर रहा है। चार्ली जवाब देता है कि इस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे बुलाया है। वो कहती है अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा गिफ्ट। जो कहकर वो व्हील चेयर बाहर निकालती है जिसके ऊपर बैठकर वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि अब वो आसानी से इधर उधर हिल पा रहा था। लेकिन वो प्रीस्ट को कहती है जरा बाहर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर लाकर उसे कहती है दोबारा यहाँ कभी मत आना, ओके? प्रीस्ट मना कर देता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे आना ही होगा क्योंकि मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ इस दर्द भरी जिंदगी से उसकी जान छुड़वाकर। उसकी दोस्त कहती है तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात होगी पर चार्ली ने और मैंने बहुत कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है, जिसके पीछे चर्च जिम्मेदार है। असल में जो चार्ली का दोस्त था वो मेरा भाई था, मगर उनकी गहरी दोस्ती देखकर मेरे डैड को एतराज होने लगा कि दो लड़कों की ऐसी दोस्ती हमारे रिलीजन मजहब में अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को घर से निकालकर चर्च में भेज दिया। उसे काफी प्रेशर में रखा गया जिससे तंग आकर मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उसके मरने से चार्ली ने इतनी टेंशन ले ली कि उसकी तबीयत खराब हो गई और आज उसकी ऐसी हालत है, वो इतना बीमार है और तभी से हम सभी सदमे से दुखों से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि हम हर चीज से नफरत करते हैं, तुम्हें, तुम्हारी रिलीजन को, तुम्हारी चर्च को, किसी को भी पसंद नहीं करते। आगे वो कुछ बोलती यहाँ चार्ली भी आ जाता है। प्रीस्ट को कहता है उठो शाबाश, जाओ तुम यहाँ से। जो बात मानकर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त भी उनके जाते ही चार्ली उस कमरे में जाने की कोशिश करता है। हालांकि रास्ता छोटा था पर फिर भी वो जैसी तैसी चला ही जाता है। अपनी पुरानी चीजें देखकर अपनी दोस्त को याद करने लगा था। काफी जज्बाती हो जाता है। चार्ली को यहाँ एक कॉपी मिलती है जिस पर एली ने ऐसे लिखा था, लेकिन उसने बस 3 लाइनें ही लिखी थी। वो भी पढ़ के चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अपनी बेटी में वो अपनी झलक देखता है। इस बारे में वो इतना सोचता है कि हंसने लगता है। हंसते हुए ही उसे दोबारा से दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन जैसी तैसी वो खुद को संभाल ही लेता है। अगली सुबह दोबारा एली आती है। चार्ली उसे कहता है कि आज मैं अपनी बेटी से अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। एली गुस्से में कहती है पर मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती। आप मुझे ये बताएं कि जब मैं छोटी थी तब आपको जरा भी ख्याल नहीं आया हमारा बात करना, मिलना, सब कुछ बंद कर दिया, वजह जान सकती हूँ? चार्ली जवाब देता है कि अपने दोस्त से इतना करीब होने की वजह से सब मुझसे नफरत करने लगे। यही वजह थी कि मैं तुमसे नहीं मिला क्योंकि इस चीज का तुम पर भी बुरा असर पड़ सकता था। फौरन एली बोल पड़ती है अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ, बताएं खाएंगे? तब चार्ली खुशी खुशी मान जाता है कि मेरी बेटी मेरे लिए अपने हाथों से सैंडविच बना रही है। लेकिन सैंडविच खाते ही वो गहरी नींद में सो जाता है और अब जैसे एली उस खुफिया कमरे में जाती है तभी दरवाजे पर
पर दस्तक होती है क्योंकि प्रीस्ट आया था जिसे एली अंदर खींच लेती है। लेकिन चार्ली की ऐसी हालत देखकर प्रीस्ट घबरा गया था कि इतनी आवाज होने के बाद भी वो नहीं उठा। तब एली उसे बता देती है कि मैंने उनके सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी थी। जो सुनकर प्रीस्ट डर जाता है कि कितनी अजीब लड़की है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एली फौरन बोलती है नहीं बैठो, इधर कहीं नहीं जा सकती तुम, और अपनी बातों में फंसाकर सिगरेट पीने पर मजबूर करती है। और अब जैसे प्रीस्ट सिगरेट पीना शुरू करता है वो उसकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँ, वरना तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम चर्च से नहीं हो, तो अब सच बताना शुरू करो कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर प्रीस्ट डर जाता है और भागकर उस खुफिया कमरे में आकर खुद को बंद कर लेता है। एली उस कमरे के दरवाजे पर आके बैठ गई और कहती है चलो अपनी कहानी बताना शुरू करो। तो अब प्रीस्ट बताने लगता है कि मैं यहाँ चर्च में काम करने आया था, ऐसे लोगों की मदद करता था, पर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, तो मैंने चर्च वालों को अपना तरीका बदलने को कहा। लेकिन जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने वहाँ के वो सारे पैसे चुरा लिए और भाग गया, जिसके बाद अब मैं रहता तो अलग ही हूँ, लेकिन अभी भी लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। वो ये सारी बातें बता तो रहा था पर ये नहीं जानता था कि एली उसकी ये सारी बातें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही है। फिर दरवाजा एक बार फिर बजता है। ये दोनों जब बाहर चेक करने जाते हैं तो देखती हैं कि चार्ली की दोस्त अपने साथ चार्ली की वाइफ को लाई है। उसकी दोस्त चार्ली को होश में लाने की कोशिश करती है, मगर जब वो नहीं आता तो एली सच बता ही देती है कि मैंने दरअसल इनके सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी थी। जो सुनकर उसकी दोस्त ऑक्सीजन की मदद से उसे होश में लाने लगी थी, मगर एली की इस हरकत पर दोनों को काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन चार्ली की वाइफ उसकी दोस्त को चार्ली के इतना करीब देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुम पैसों की लालच में ये सब कर रही हो, रोज यहाँ आकर चार्ली की खिदमत करती हो ताकि उसके सारे पैसे तुम्हें मिल जाएं। जिस पर चार्ली की दोस्त जवाब देती है कि नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये मेरा दोस्त है इसलिए सब करती हूँ, और वैसे भी इसके पास कोई पैसे नहीं है। जिसने उसकी वाइफ कहती है कि मुझे लगता है तुम इस बारे में नहीं जानते, चार्ली के पास लाखों में डॉलर्स हैं। जो सुनकर उसकी दोस्त चार्ली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं मगर तुम फिर भी अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजार रहे हो, अजीब हो, पैसों का कहकर हॉस्पिटल भी नहीं जाते और मेरा जरा भी एहसास नहीं तुम्हें, रुपया रुपया जोड़कर मैं तुम्हारे लिए चीजें लाती हूँ। इतना कहते हैं गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। अब एली चार्ली से दोबारा बदतमीजी करने लगी थी, इसलिए उसकी मॉम डांट कर उसे वहाँ से भगा देती है और चार्ली को बताती है कि मैंने जानबूझ के एली को तुमसे मिलने नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही बुरी है, वो इस कदर जालिमाना है कि उस वक्त अगर तुम इसे मिलती तो शायद तुम्हें ये मार ही देती। चार्ली जवाब देता है मैं नहीं मानता, वो मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ चार्ली को एली की इंटरनेट प्रोफाइल दिखाती है जिसमें एली ने अपने ही डैड की तस्वीरें इंटरनेट पर डाली हुई थी और काफी मजाक बनाया हुआ था। जिसके बाद ये दोनों अपने पुराने वक्त को याद करने लगती है कि हम एक साथ कितने खुश रहा करते थे। चार्ली बोलता है मैं मरने से पहले अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मैं वो सारे एली को दे दूंगा। उसकी वाइफ मना करती है कि मत करना, ऐसा गलत करोगे क्योंकि वो और बिगड़ जाएगी। इतना कह के वो चली जाती है। तभी चार्ली का पिज्जा भी आ गया था और आज वो खुद बाहर जाता है पिज्जा लेने। डिलीवरी बॉय जैसे चार्ली को देखता है डर के फौरन भाग जाता है। इस बात से उसे इतना गुस्सा आ गया था कि अंदर आकर वो गुस्से में पिज्जा खाने लगता है, फिर चॉकलेट्स टॉफियां खाता है, साथ ही फ्रिज में पड़ी सभी चीजें खाने लगता है, जिस वजह से उसको उल्टियां भी लग जाती है। यहाँ उसकी दोस्त आती है जो चार्ली को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपना इलाज करवा सकती थी पर जानबूझ के नहीं करवाया क्योंकि तुम खुद को सजा देना चाहती थी। मेरे लिए कितने दुख की बात है, पहले मेरा भाई छोड़ के चला गया और आज तुम जा रहे हो। क्योंकि चार्ली की हालत खराब हो रही थी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। वो फिर चार्ली के गले मिलकर दुखी होते हुए यहाँ से जाने लगती है। तभी गुस्से में यहाँ एली आती है और कहती है डैड ये क्या किया आपने, मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया, मैं फिर फेल हो गई, जो शायद ऐसे की वजह से हुआ, वो आपने मुझे गलत लिख के दिया होगा। चार्ली जवाब देता है बेटा एक बार जरा इस ऐसे को गौर से पढ़ो। और अब जैसे एली उसे पढ़ने लगती है चार्ली उसे जज्बाती होते हुए बताता है कि जब तुम चौथी क्लास में थी ये ऐसे तुमने तब लिखा था, तुम बहुत खास हो, बुरे नहीं हो, और अब बंद करो खुद को सजा देना और दूसरों की नजर में खुद को गलत साबित करना, और मैं जानता हूँ तुम आगे जाके बहुत कामयाब होगी, मुझे तुम पर भरोसा भी है और गर्व भी। उसकी ये बातें सुनकर एली भी रोने लगती है और कहती है डैड आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। चार्ली दुखी होते हुए बोलता है नहीं मेरा टाइम आ चुका है। अब ये बात सुनकर एली फूट फूट कर रोने लगती है। चार्ली उसे कहता है मेरी प्यारी बेटी आखिरी बार मुझे ये ऐसी पढ़ के सुना दो ना। तो अब जैसे वो ऐसे पढ़ने लगी थी चार्ली अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने लगता है और वो उठ खड़ा होता है और अपने पैरों से चल के उसके पास जाने लगता है। एली भी ऐसे पढ़ते पढ़ते उसके पास आ रही थी और फिर उसकी मुस्कुराहट के साथ ही चार्ली की मौत हो जाती है। उसकी आत्मा सीधा हेवन यानी जन्नत में गई थी जहाँ वो खुश था, आराम से जिंदगी गुजार रहा था। और इसी के साथ चार्ली की दुख भरी कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।